डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट हम देख रहे थे। और इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसका ही हम सेकेंड पार्ट में हम आज देखेंगे बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर करके या पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा हम नए प्लांट्स कैसे बनाएंगे, कैसे टिश्यू कल्चर करेंगे उनका, और वो आगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायो मीन्स कोई ऐसा प्लांट या ग्रुप ऐसा काम में ले रहे हैं जिसको यूज करके टेक्नोलॉजी का काम लेके प्लांट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उनके हमको पता है कि हर कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल होता है जीन से, तो जीन का अगर जेनेटिक मेकअप अगर प्लांट का चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हर कैरेक्टर जीन से कंट्रोल है, और उसी जीन्स में अगर हम प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं कि अगर प्लांट हमको ऐसा प्लांट प्राप्त हो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, दिखने में भी अच्छा हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, यानी वही का आगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए चाहिए। तो बेसिक एस्पेक्ट जो यही है कि प्लांट टिश्यू कल्चर को हम कैसे करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए जैसे जो नेचर में कोई प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसकी नेचुरल कंडीशंस में वो ग्रो करता है, लेकिन हम उस नेचुरल कंडीशन को लेबोरेटरी में हम उसको कैसे डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हमको हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो था वो तो था कि प्लांट के अंदर बेसिक एस्पेक्ट है कि सेलुलर टोटिपोटेंसी होनी चाहिए। जब हम प्लांट का वो पार्ट लेंगे, कोई भी हेल्दी प्लांट लेंगे, उस हेल्दी प्लांट में से उस हेल्दी प्लांट के कई सारे पार्ट्स बनाने, तो उस हेल्दी प्लांट का वो पार्ट ले लेंगे जिसमें सेलुलर टोटिपोटेंसी होती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि प्लांट का वो भाग जो आगे जाके उसमें उत्तक विभाजन की क्षमता हो और वो उसी प्लांट का वैसा प्लांट वापस बना पाए। ठीक है, तो जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, तो यानी उस आम के छोटे आम का जो प्लांट है उसके छोटे पार्ट में उसके जीन्स उपस्थित हैं, इसलिए हमने आम को जब बीज आम का होगा तो आम ही ग्रो होगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्लांट को कोई भी इसमें हम एक्सप्लांट लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लांट या क्रतोत्तक लिया जाता है। क्रतोत्तक पौधे का वो भाग है जिसके अंदर सेलुलर टोटिपोटेंसी है, यानी जैसे मेरे को कोई हैप्लॉइड प्लांट बनाने हैं, कोई डिप्लॉइड प्लांट्स बनाने हैं, उन प्लांट्स के लिए मैं उस प्लांट का पार्ट लूंगी और उस पार्ट में जरूरी ये होना चाहिए उसमें पूर्ण शक्तता की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक एस्पेक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का है सेलुलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता का गुण। पूर्ण शक्तता मतलब सजीवों की प्रत्येक कोशिका से उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करना, यानी जैसे मैंने बताया आम का प्लांट है तो उस आम के प्लांट के हर पार्ट में ऐसा उस सेल के अंदर ऐसा गुण होगा कि वो उसी प्लांट के सारे कैरेक्टर्स उसमें उपस्थित हैं। आगे समझ में? तो सेलुलर टोटिपोटेंसी होना जरूरी होता है, पूर्ण शक्तता होना चाहिए। सेकेंड था डिफरेंशिएशन है। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का है कि उनमें डिफरेंशिएशन, विभेदन का गुण होना चाहिए। विभेदन मतलब जब हम किसी भी प्लांट का टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं उसके लिए हम उस प्लांट को, हेल्दी प्लांट का वो पार्ट ले लेंगे। ठीक है, और उस हेल्दी प्लांट को पहले हम स्टरलाइज करेंगे। हम लेबोरेटरी कंडीशन में पूरा टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो स्टरलाइजेशन मतलब उसको क्या करेंगे, अजर्मीकरण के तरह। निर्जर्मीकरण का मतलब हो गया कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जर्म्स नहीं आ जाए। जैसे अब अपन कहते हैं, अपन आते हैं ना, अभी आते ही आप भी हाथ धो रहे हो, मैं भी हाथ धो रही हूँ आके, और अभी पूरा कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में हमको हर जगह हमको पहले अपने आप को सेफ्टी रखनी है कि हम अपने आप को मास्क से ढक रहे हैं, और क्योंकि आप लोग सारे बच्चे जो है वो बाहर से आ रहे हो, बसों में आ रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे पास में बैठा हुआ हो, उसने अपने मास्क नहीं लगा रखा हो और उसकी लार या छींक से कुछ भी चीज़ निकल रही हो, तो हमको क्या करना है, अगर बाई चांस हमारे साथ टच हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, आके हाथ धो रहे हैं, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ मल रहे हैं, फिर यहाँ आके अपने आप को
जो सीड देख रहे हैं कि वो सैनिटाइज की भी नहीं है, ये देख रहे हैं ना। तो यानी हम सारी कंडीशंस को कैसे स्टरलाइज कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, सैनिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट को, एक्सप्लांट को लिया जाता है, यानी जिसका हमको ऊतक का संवर्धन करना है, ऊतक बनाना है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उस पार्ट को, जिस पार्ट से हमको प्लांट बनाना है आगे, उसके लिए हम उस पार्ट को भी स्टरलाइज करते हैं, है ना। आपको जैसे प्रैक्टिकल में भी बता चुके हैं कि कैसे हम स्टरलाइजेशन की क्रिया करेंगे। आपको बताया था लैमिनार एयर फ्लो होता है अपने पास और एक ऑटोक्लेव होता है। लैमिनार एयर फ्लो के अंदर असेप्टिक कंडीशन के अंदर हम इनोकुलेशन टेक्निक का काम में भी लिया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी भी बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो उस किसी पर्टिकुलर, हम कह रहे हैं बैक्टीरिया में, जैसे मैंने आपको सिट्रस कैंकर दे दिया, नींबू पे बैक्टीरिया होता है ना, नींबू पे जो ब्राउन ब्राउन कैंकर बन जाता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जेंथोमोनास सिट्राई। मेरे को उस जेंथोमोनास को लेके कल्चर करना है, मैं उस बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहती हूँ, तो मैं उसको नींबू को क्या करूंगी, अपने लेमिनार एयर फ्लो पे ले जाऊंगी। और लेमिनार एयर फ्लो के अंदर हाइफा फिल्टर्स हैं, इतने ज़्यादा वो फिल्टर्स जो होते हैं, एयर इतनी ऐसी ब्लो होती है, 15 मिनट पहले आप प्रैक्टिकल करने से पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं और उससे इतनी तेज हवा निकलती है, वो ब्लोअर्स, जो भी आपकी वो एसेप्टिक ब्रांच है उसमें किसी भी तरह की का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो सब उस इतनी तेज हवा से, इतनी गर्म हवा से वो वहां से दूर हो जाता है। और आप भी काम करने लगोगे तो आप अपने आप को पहले स्टरलाइज करके उस टेबल पे बैठोगे। जो भी हम एपरेटस काम में लेंगे वो सारे एपरेटस भी कैसे होंगे, वो भी हमको स्टरलाइज करेंगे, हम उनको भी अल्कोहल से एक बार ब्रांच को साफ कर लेंगे। जो भी काम कर रहे हैं या हम इनोकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँगी एक तरह का लूप भी काम में ले जाता है, उस लूप में ऐसे तार बंदी होती है, उस तार को पहले फ्लेम पे बर्नर जला के फ्लेम से उसको स्लाइस करोगे कि बाई चांस वहां पर भी कोई नहीं आ गया हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ गया, फिर उस जो नींबू है उस तार से टच करेंगे। और एक आप कल्चर मीडियम आपको बता रखे हैं कि Na मीडियम बनाते हैं, MS मीडियम बनाते हैं, PDM मीडियम बनता है, वो बैक्टीरिया का फूड है, उसको हम पेट्री डिश में डाल देते हैं और ये जो हमने बैक्टीरिया लिया है उसको उस पेट्री डिश में डाल के वापस बंद करके रख देते हैं। तो वो स्टरलाइज कंडीशन, तो यहाँ पर भी हमको जैसे पहला तो है ये बेसिक एस्पेक्ट है टिश्यू कल्चर का कि हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। सेकेंड डिफरेंशिएशन है, जब आप उस पार्ट को, प्लांट के पार्ट को ले लेते हो, उस प्लांट का छोटा सा ही पार्ट है वो, अभी आपको पता नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, तो जब आप उसको स्टरलाइज कर लोगे फिर उसको मीडियम में डाल दोगे। मीडियम में डालने से ही अब उसका टिश्यू का, आप उसको सारी कंडीशन वही दे रहे हो जो नेचर में मिल रही है। मीडियम में डाल रहे हो तो मीडियम में जैसे वैसे नेचर में प्लांट को, सीड को फूड मिलता है सॉइल के डिफरेंट मेथड से, है ना। यहाँ पर आप किसको दे रहे हो, उसको आप मीडियम दे रहे हो। मीडियम देने से क्या होगा, मीडियम से वो उसमें ग्रोथ होगी और उसमें पहले उस एक्सप्लांट से अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू बनेगा, अविभजित कोशिकाओं का एक ग्रुप बनेगा जिसको हम कैलस कहते हैं। अभी कैलस में हमको पता नहीं है कि उस प्लांट से जड़ कहाँ बनेगी, तना कहाँ बनेगा, उसकी ब्रांचेस कहाँ बनेगी, फ्रूट कहाँ, तो ये फिर अब उसमें विभेदन की क्रिया होगी, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। एक्सप्लांट की कुछ साइड डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर कैलस का निर्माण करती है और कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। एक कोशिका सिंगल है, वो पहले डिवाइड करेगी 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे ग्रुप बन जाएगा कोशिका का। लेकिन उसमें हमको उसका अभी भविष्य जब वो डेवलप होगी तब पता लगेगा कि इससे क्या बना, ठीक है। तो उसमें सेकंड एस्पेक्ट था डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब थर्ड है मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग विकास। अंग विकास किसे कहते हैं, अंग विकास है कि टिश्यू कल्चर के दौरान कैलस से, जब टिश्यू कल्चर हो गया, टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट ले लिया और एक्सप्लांट से कैलस बनेगा। अब उस कैलस से एडवेंटिशियस ऑर्गन यानी अपस्थानिक जो भी अंग बनते हैं या कोई प्राइमोडिया मतलब किसी भी, जैसे जड़ बनेगी तो जड़ बनने से पहले जड़ का एक छोटी सी अतिकृति बनेगी, वो उसका प्राइमोडिया। प्राइमोडिया मीन्स रूट बनने से पहले रूट का एक छोटा सा स्वरूप, वो प्राइमोडिया है, ठीक है। तब उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोजेनेसिस क्या है, टिश्यू कल्चर के दौरान कैलस से एडवेंटिशियस ऑर्गन या जो प्राइमोडिया का विकास होता है उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। प्राइमोडिया मतलब हमको ये पता नहीं है कि अभी आगे क्या बनेगा, लेकिन उसकी छोटी सी रचना पता लग रही है। जैसे आप सीड को जर्मिनेट करते
तो सीड में एक नीचे की तरफ कुछ निकल जाता है, ऊपर की तरफ, तो हम उसको कहते हैं ये मूलांकुर बन रहा है और ऊपर प्रांकुर बनेगा। फिर मूलांकुर जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होगा, फिर उससे रूट बनेगी, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। और प्रांकुर जो होगा उस प्रांकुर से शूट बनेगी, शूट में ब्रांचेस बनेगी, ब्रांचेस से लीव्स आएंगी, लीव्स में फ्रूट फ्लावर का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इस तरीके से हम उसको मॉर्फोजेनेसिस को कहेंगे। टिश्यू कल्चर के दौरान कैलस से एडवेंटिशियस ऑर्गन या प्राइमोर्डिया का विकास मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। अब ये मॉर्फोजेनेसिस भी जो होता है वो इसमें क्या होगा, प्लांट को हम कल्चर मीडियम के साथ साथ क्या दे रहे हैं, उसको हम डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स का ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। उसको प्लांट जैसे हमारी ग्रोथ के लिए, हमको खाना खाने के लिए, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमको एक हम बैलेंस डाइट लेते हैं। हम ऐसे नहीं कि रोटी रोटी खा लेते हैं, रोटी के साथ सब्जी भी खा रहे हैं, आप लोग छाछ भी पीते हो, दही भी लेते हो, चावल भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, आप आपके सलाद भी खाते हो, तो ये बैलेंस डाइट है। ऐसे प्लांट को भी क्या चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या क्या चाहिए, उसको प्लांट हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं। तो इन हार्मोन्स का जब एक पर्टिकुलर रेशियो प्राप्त हो जाता है तब उस प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन की क्रिया होती है, उसमें ऑर्गन का या अंग का विकास होता है। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेंगे। तो मॉर्फोजेनेसिस हो गया, दो प्रकार का हो गया, एक होता है कैलियोजेनेसिस, एक होता है लाइजोजेनेसिस। कैलियोजेनेसिस का मतलब होता है जो सेल कैलस बन गया, कैलस से अगर एडवेंटिशियस शूट या बर्ड बने, अपस्थानिक परोह का निर्माण हो या कोई बर्ड का निर्माण हो और उसमें डिफरेंशिएशन हो जाए, तब हम उसको परोह का अंग विकास करें। समझ में आया कि अगर उस कैलस से आगे डिफरेंशिएशन परोह को बनाने के लिए हो, परोह का विकास हो, उसमें एडवेंटिशियस शूट डेवलप हो, तब वो क्या कहलाएगा, कैलियोजेनेसिस। और राइजोजेनेसिस से, जैसे राइजोइड वर्ड होता है, उससे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट का निर्माण। समझ में आ गया? यानी अंग विकास या मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया के अंतर्गत अगर शूट फॉर्मेशन होती है तब तो उसको कैलियोजेनेसिस कहते हैं, और अगर एडवेंटिशियस रूट बनती है तब उसको राइजोजेनेसिस। समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या, इस जो मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो इस मॉर्फोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर तो आ गया कि मॉर्फोजेनेसिस को फर्स्ट है नेचर ऑफ एक्सप्लांट, यानी जो क्रतोतक है, बड़े आकार का क्रतोतक है या छोटे आकार का क्रतोतक। एक्सप्लांट का मतलब क्रतोतक। तो मॉर्फोजेनेसिस अंग विकास होने में डिपेंड फर्स्ट नेचर फैक्टर इफेक्ट करता है कि उस क्रतोतक का आकार कैसा है। नेचर ऑफ क्रतोतक, नेचर ऑफ एक्सप्लांट, है ना। नेचर ऑफ एक्सप्लांट में मतलब हो गया कि बड़े आकार का क्रतोतक जिसमें कि कैम्बियम है, वैस्कुलर टिश्यूज हैं, ये सब इत्यादि होंगे, तो उनको हमको उनमें हम जल्दी से ऑर्गेनोजेनेसिस कर सकते हैं। समझ में आया? यानी एक्सप्लांट का साइज बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होगा यानी उस बड़े के अंदर कैम्बियम भी है। कैम्बियम में तो आप लोग सभी जानते हो एगा है, तो यानी उसमें डिवीजन की पावर होगी जल्दी, और साथ साथ में उसमें इसमें उत्तक भी होंगे, वो उत्तक उसको समान उत्तक होने के कारण, जाइलम ऑफ फ्लोएम होने के कारण वो उसको उसकी ग्रोथ को ज्यादा प्रेरित करे। ठीक है, सेकंड है क्रतोतक के सोर्स। अब है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट हमारे कौन कौन से होंगे, उसमें है जो ऑर्गेनोजेनेसिस की एबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है उसके कि क्रतोतक का सोर्स क्या है। जैसे कुछ पादपों में जैसे तंबाकू है, टबैको है, सोलेनम है, उसमें तो ये लीव्स जो हैं वो क्या करती है, लीव से ही शूट बर्ड्स बनती है, तो उनके लिए क्या होगा, वहाँ के लिए क्रतोतक होगा लीव बर्ड्स। ठीक है, और ऐसे आइपोमिया में मूल खंड जो होते हैं वो संवर्धन के द्वारा उससे ही परोह कलेक्ट करते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि सोर्स रूट है या लीव होता है। समझ में आ गया? तो पहला जो है फैक्टर इफेक्ट करेगा नेचर ऑफ एक्सप्लांट, कि नेचर बड़ा होना चाहिए, परोह का साइज, उसका जो एक्सप्लांट का साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। तीसरा है फिजियोलॉजिकल एज ऑफ प्लांट, यानी उस प्लांट की आयु कितनी है। आयु मतलब रीजनरेशन ही तो होता है। अपन कहते हैं ना छिपकली की पूंछ टूट गई तो वो वापस पूंछ नहीं बन जाती है, तो एक्सप्लांट को हम क्या कर रहे हैं, उसमें रीजनरेशन पुनरोत्पन्न की क्षमता है, तभी तो उससे एक्सप्लांट से वापस नया प्लांट बन रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए प्लांट की आयु
आयु पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्लांट अगर कितनी एज का है, बहुत ही हम उस एक्स प्लांट को ऐसे एक्स प्लांट को ले रहे हैं जिसकी एज बहुत बड़ी है, तो वो आपको समझ में आता है कि यंग जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो होगा वो कल्चर कराना ईजी होता है। अपन कहते हैं ना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ों पे एक्सपेरिमेंट, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करो और बूढ़ों पे करो, दोनों में अलग होगा, रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तो जिसका टिश्यू जो है वो हेल्दी टिश्यू है, उसके अंदर रिजल्ट्स आपके जल्दी है। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अगर वो सीजन में वेरिएशंस आ रहे हैं, सीजनल वेरिएशन है कि गर्मी के ऋतु में हो रहा है या सर्दी में हो रहा है या बारिश में हो रहा है, वो भी उसके अंग विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, ये सीजनल वेरिएशन है। दूसरा है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर मात्रा में प्लांट को दिया जाए, हार्मोन्स को दिया जाए तो उसकी ग्रोथ होगी। तो अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो ना ही आपको पता है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, क्या करता है ऑक्सीजन, जड़ का निर्माण, और जिब्रेलिन इसकी वृद्धि किसकी वृद्धि, जड़ की वृद्धि, और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। तो सारे हार्मोन्स भी अगर प्लांट को बराबर मात्रा में मिल रहे हैं तो उसका ऑर्गेनोजेनेसिस जो होगा वो जल्दी होगा। इसी प्रकार से कल्चरल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती हैं कि जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छा कल्चर होता है, यानी क्योंकि उस टेम्परेचर पर सारे एंजाइम भी एक्टिव होते हैं। इससे लो पे और इससे हाई पर एंजाइमी क्रिया नहीं कर पाएंगे तो टिश्यू कल्चर की क्रिया कैसे होगी। तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम ये कल्चर कंडीशंस भी होनी चाहिए। दूसरा आ गया कि जैसे जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, और ये भी डिपेंड है तो वहाँ पर 27 डिग्री पर ही काम करेगा। यहाँ पर 25 हम अगर नॉर्मल कंडीशन में कह रहे हैं, लेकिन ट्रॉपिकल में क्या होगा 27 पे। इसी तरीके से ये काम होता है। सिग्निफिकेंस हम लास्ट में देखते हैं कि अब ये जो हमारा अंग विकास की क्रिया उससे फायदा क्या है। डिफरेंट टिश्यू कल्चर करोगे तो उससे प्लांट लेड बन जाएंगे। डिफरेंट टिश्यू कल्चर करेंगे उससे पौधे छोटे छोटे पादप बन जाएंगे, उससे हम नए पादप बहुत जल्दी बना सकते हैं। यानी हमारे को बहुत अधिक मात्रा में किसी प्लांट का निर्माण करना है तो हम इस टेक्निक को ऑर्गेनोजेनेसिस करके हम बहुत छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना सकते हैं और उन सभी प्लांटलेट्स को गमलों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे समझ में। दूसरा है इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल, कुछ इम्पॉर्टेंट टिम्बर लेनी है हमारे को, इमारती लकड़ियां लेनी है, कुछ कृषि पादप प्लांट प्राप्त करने हैं, कुछ औषधि पादप प्राप्त करने हैं, उनको भी हम टिश्यू कल्चर्स में ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया करके प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पास मेडिसिनल प्लांट नहीं है तो कोई भी मेडिसिनल प्लांट का एक्सप्लांट लेके या टिम्बर का या किसी कृषि पादप का हम लेके उसका पूरा जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है हम वैसे ही प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इससे हम अगुणित पौधे भी बना सकते हैं। केवल हम ऐसे क्या है कि उनमें प्लांट या तो आइदर मेल हो या फीमेल हो, तो अगुणित पादपों को भी हम टिश्यू कल्चर से ही बना सकते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट। अब हम क्या है कि कई बार होता है कि प्लांट के अंदर है ना हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस सोमैटिक क्रिया करा सकते हैं। कायिक कोशिका ही जो है उनके दोनों के जीव द्रव्य को मिलाकर भी नए प्लांट को बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो ये आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और उससे वापस नया प्लांट बन सकता है। इसी तरीके से प्लांट, बहुत सारी प्लांट वेराइटीज में हमको सुधार करना है तो हम इस ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा सुधार भी कर सकते हैं। तो होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा सबको कि मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है, क्या इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू।